नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यूपीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 50 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने है। ऑल ओवर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि एक तरह से मॉक टेस्ट ही हमने एक इस तरीके को हम लेके आए हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात की जा रही है। द फेरल सेल इज अ हाई प्रेशर सिस्टम इन द मिडिल लैटिट्यूड and the polar cell is associated with the trade winds and the Hartley cell involves the sinking of cold air in the subtropic। कितने स्टेटमेंट इसमें सही है पूछा गया है। अब इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि फेरल सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है, हार्डली सेल क्या होता है। देखो, आपको पता है कि यह हमारी अर्थ है। यहाँ पे इक्वेटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे लैटिट्यूड। ठीक है। तो जब जैसे जैसे हम जो हमारा अर्थ है वो आपको पता है कि वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री से आपका क्या है, टिल्टेड भी है। उसके अलावा जब यहाँ पे रोटेशन होता है तो ड्यू टू कॉर्नरलेस फोर्सेस की वजह से जो विंड होती है, विंड जो है थोड़ी वेस्टर्न साइड मूव कर जाती है। उसका मूवमेंट वेस्टर्न तरफ की हो जाता है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो यहाँ से वार्म एयर ऊपर को और उठती है। जो वार्म एयर ऊपर की ओर उठती है और इधर जो लैटिट्यूड होता है, इस लैटिट्यूड के मिड लैटिट्यूड जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सिंक कर जाती है। फिर यहाँ से फिर सिंक कर जाती है। तो यहाँ से सिंक करेगी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है। इस वजह से ये ऐसे करके कुछ यहाँ से, अब यहाँ से नीचे को जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से और कुछ यहाँ से ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है जी। तो वार्म एयर और कहाँ पे उठती है, कोल्ड एयर कहाँ पे सिंक होती है, इस तरीके से इस अर्थ को उस एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में बांटा गया है। अब वो क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेरल सेल क्या है। फेरल सेल जो होता है वो मिड लैटिट्यूड की बात करती है। ठीक है, यहाँ पे मिड लैटिट्यूड के अंदर आपका राइज करता है एयर। ठीक है जी। तो ये आपका हार्डली सेल और पोलर सेल के बीच में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे अर्थ है, तो यहाँ पे जो हार्डली सेल बनेगा, यहाँ पे फेरल सेल बनेगा, यहाँ पे पोलर सेल देखने को मिलेगा। ठीक है जी। पोलर सेल में आप याद रखिए, पोलर सेल में जो है कोल्ड एयर जो है सिंक कर जाती है। ठीक है जी। हार्डली सेल के अंदर वार्म एयर राइज करती है और फेरल सेल के अंदर मिडिल लैटिट्यूड वाला एरिया होता है, वहाँ पे भी राइजिंग एंड वो चलता रहता है दोनों चीज़ का। ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। पोलर सेल की बात मैंने करी कि एक, देखो, पोलर सेल और ट्रेड विंड थोड़ी अलग अलग बात होती है, क्योंकि ट्रेड विंड जो होती है वो इक्वेटर के आसपास ही देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि वार्म एयर का जो राइजिंग होता है वो ही आपका ट्रेड विंड कहलाता है। तो ये यहाँ पे जो इक्वेटर के आसपास वाली विंड्स होती है इसको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ठीक है। पोलर वाली रीजन को नहीं कहा जाता। पोलर रीजन में क्या होता है, केवल आपकी सिंक होती है हाई लैटिट्यूड, क्योंकि पोलर तो हाई लैटिट्यूड के ऊपर ही होते हैं, चाहे नॉर्थ साइड हो चाहे साउथ साइड हो। ठीक है जी। तो पोलर जो होते हैं वहाँ पे पोलर सेल के अंदर केवल कोल्ड एयर सिंक हो सकता है। तो यह हाई लैटिट्यूड के ऊपर होता है। ठीक है। जो ट्रेड विंड्स होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास। ओके, लो लैटिट्यूड के ऊपर। और बाकी मैं चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब आपको क्वेश्चन के अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके सामने कि द फेरल सेल इज अ हाई प्रेशर सिस्टम इन द मिडिल लैटिट्यूड। तो यह तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम ही है इन द मिडिल लैटिट्यूड ही है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक स्टेटमेंट सही है। पोलर सेल इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड विंड्स, कोई नाता नहीं है, क्योंकि पोलर सेल हाई लैटिट्यूड के ऊपर होता है, ट्रेड विंड्स इक्वेटर के आसपास होती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हार्डली सेल इन्वॉल्व सिंकिंग कोल्ड एयर इन द सब ट्रॉपिक। यार, हार्डली सेल तो इक्वेटर के ऊपर होता है, वहाँ पे तो राइजिंग होता है वार्म एयर का, तो कोल्ड एयर का सिंकिंग तो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज करेक्ट आपसे पूछा था। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एटमॉस्फेरिक कंसेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है कि कैटाबैटिक विंड क्या होती है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, एंड वार्म फ्रंट क्या होता है, इसके बारे में बात की जा रही है। अब वो क्या होती है इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैटाबैटिक विंड जो आपकी होती है वो लोकल विंड होती है, जिसकी जो कि जहाँ पे ड्रेनेज होती है, चाहे कोल्ड एयर हो या डेंस एयर हो डाउन स्लोप, उसको कैटाबैटिक विंड कहा जाता है। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है,
स्टेशनरी बाउंड्री होती है बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर के बीच में, जो बाउंड्री एक स्टेशनरी बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। जियोस्ट्रैफिक विंड क्या होता है, जो कि आइसोबार के पैरेलल, जो आइसोबार्स होते हैं उनके पैरेलल जो है आपका मूवमेंट करता है, उनको क्या कहते हैं, जियोस्ट्रैफिक विंड कहते हैं। वार्म फ्रंट क्या होता है, वार्म एयर मूव्स टुवर्ड्स अ कोल्ड एयर मासेस, तो ये होता है वार्म फ्रंट। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है कि कैटाबैटिक विंड, विंड दैट ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार्स एट हाई लैटिट्यूड, वो तो यार जियोस्ट्रैफिक विंड होता है, तो इसका स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा एक्लूडेड फ्रंट स्टेशनरी बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा जियोस्ट्रैफिक विंड क्या होती है, लोकल विंड दैट कॉल्ड रेनेज ऑफ, तो ये कैटाबैटिक विंड होता है, मतलब पहला तीसरा दिया, तीसरा पहला दिया, तो दूसरा तो यहाँ पे सही मैच है, पहला और तीसरा गलत हो गया। चौथा वार्म फ्रंट कोल्ड एयर मूव टुवर्ड अ वार्म एयर मासेस, ये उल्टा दिया हुआ है, वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ मूव होती है, ना कि कोल्ड एयर वार्म एयर की तरफ मूव होती है। तो आंसर विल बी, बट आंसर विल बी ओनली वन, बिकॉज ओनली वन पेयर, दूसरा पेयर ही इसमें करेक्टली मैच दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोजियोग्राफी, कि वेलिस लाइन जो है आपका इज अ बाउंड्री दैट सेपरेट द इकोजोन ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। Vicariance refers to the separation of the population of a species by a geographical barrier, and endemism refers to the presence of a species in a particular geographical area। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि वेलिस लाइन एक्चुअली में है क्या। आपको बोर्नियो और सुलावेसी जो आपके पास आइलैंड देखने को मिलेंगे, उनके बीच में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, जो बायोजियोग्राफिकल लाइन देखने को मिलेगी, वेलिस लाइन को कहा जाता है। एल्फ्रेड रसल वॉलेस के नाम पे उसको बनाया गया था, क्योंकि एक ट्रांजिशन जोन था जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना डिस्टिंक्ट कर रहे हैं एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये मीट करते हैं, ट्रांजिशन जोन होता है इस एरिया के बीच में, तो उसको बाउंड्री बना दी गई एक तीसरे के, तो वॉलेस लाइन उसको कहा जाता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है जी, दूसरा विकेरियंस क्या है, विकेरियंस एक कंसेप्ट है बायोजियोग्राफी का, जिसमें कि हम स्प्लिटिंग, जो एक टाइम पे एक साथ में रहने वाली कोई पॉपुलेशन थी, तो कुछ बैरियर की वजह से, चाहे वहाँ माउंटेन आ गए या रिवर आ गई या ओशन आ गया बीच में, तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, स्प्लिट हो गए हैं। तीसरा जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है, जब कोई स्पीशीज कहीं की नेटिव होती है या फिर पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही रहती है, वहीं तक शिफ्ट रहती है, उसको एंडेमिज्म कहा जाता है। ठीक है जी, एंडेमिज्म एक रीजन होता है, इट मीन्स दैट इज फाउंड ओनली नेचुरली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एंडेमिज्म ऑफन एसोसिएटेड विद आइसोलेटेड इकोसिस्टम, जहाँ पे होता है, रीजन होता है, कुछ भी ऐसी बात है, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिज्म का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि वेलिस लाइन इज अ बाउंड्री दैट सेपरेट द इकोजोन ऑफ एशियन ऑस्ट्रेलिया, यह सही स्टेटमेंट हो जाता है। विकेरियंस जब हमने बात की थी कि ये पर्टिकुलर सेपरेशन हो जाता है पॉपुलेशन का विद द ज्योग्राफिकल बैरियर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही होगी। एंडेमिज्म रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिकॉज करेक्ट ही आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट, क्रूड बर्थ रेट, माइग्रेशन, मैरिजेज एंड क्रूड डेथ रेट। इसमें से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। अब नेचुरल तो या तो बर्थ होगा या नेचुरल डेथ होगी। ठीक है, तो दो ही चीज़ें होगी भैया, तो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, दो ही इसमें से ऑप्शन है, तो ओनली टू विल बी योर आंसर। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल था। अगर एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल में आपका मैरिजेस नहीं आएगा, माइग्रेशन आ जाएगा कि माइग्रेशन में कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, इससे नेचुरल ग्रोथ ऑफ, ये आपके पास यहाँ कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि रिगार्डिंग द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन इंडिया अलोंग द अरावली रेंज इज रिच इन कॉपर, जिंक एंड एसोसिएटेड मिनरल्स। द मिनरल रिसोर्सेज इन दिस रीजन आर प्राइमली एसोसिएटेड विद द धरवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। ठीक है जी, अब इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, क्या आंसर होगा, ये बताना है। अब देखो, इतना तो आपको पता है कि देखो जो अरावली रेंजेस है, जब हम भारत देश के नक्शे की बात करते हैं तो यहाँ पे अरावली रेंजेस यहाँ गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँच जाती है, राजस्थान भी बीच में आता है। राजस्थान में सैंड स्टोन वगैरह या जितने भी स्टोन का इलाका होता है बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, वहाँ रॉक्स अच्छे से मिलती है, तो धरवार रॉक रहती है, सिस्टम ऑफ रॉक रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मिनरल रिसोर्सेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी अरावली रेंजेस आपको पता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से आंसर विल बी योर ए। क्यों आंसर ए हो जाएगा,
क्यों, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर आपको अरावली रेंजेस है, ठीक है, उसमें कॉपर जिंक एसोसिएटेड मिनरल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जोग्राफिकल वेल्थ अच्छी है क्योंकि अरावली रेंजेस में डाइवर्स रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत पुराने, क्योंकि वो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है जी। और आपका जो मेकिंग है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडिया मिनरल रिसोर्स, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये राजस्थान के पार्ट और गुजरात इसमें में देखने को मिलेगा, जिसमें कि धरवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक आपको देखने को मिलती है। कॉपर जिंक हैव मेजर मिनरल्स इन दिस एरियाज। राजस्थान रिच है बिल्डिंग स्टोन्स, मैंने बताया आपको, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम एंड फुलर अर्थ डिपॉजिट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव इन राजस्थान। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बारे में आप सामने पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती है अफगानिस्तान के साथ। आप ऐसे ही रिमाइंड कीजिए कि अफगानिस्तान यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे अफगानिस्तान अगर यहाँ पे कंट्री है तो उसके साथ ऊपर को एक कंट्री लगती है, तजिकिस्तान लगती है, ठीक है। इस साइड को लगती है उज्बेकिस्तान लगती है। इस साइड को कौन सी कंट्री लगेगी, इस साइड को एक ईरान लगेगी, ठीक है। इस साइड को और कौन सी लगेगी, यहाँ पे उज्बेकिस्तान लग गया। यहाँ पे कौन लगेगा, एक और इसके साथ और कंट्री होती है, किर्गिस्तान लगती है, नहीं, एक और तुर्कमेनिस्तान सॉरी यहाँ पर है, और तजिकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा, नीचे को पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो कौन सी, अजरबैजान तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो आपका मतलब कैस्पियन सी के आसपास चल जाता है बात, तो ये तो नहीं है। किर्गिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, तो तीन कंट्री लगाती है, तो ओनली 3 विल बी योर आंसर, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ से ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये अफगानिस्तान की बाउंड्रीज यहाँ पे इनके साथ शेयर करता है अफगानिस्तान। थोड़ा बहुत हमारे पीओ के रीजन के साथ भी करता है, भारत के साथ 106 किलोमीटर की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिगार्डिंग द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिका वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लाइक झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। द मेजर ऑयल फील्ड इन गुजरात इंक्लूड अनकालेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागम, कोसांबा एंड लुनेज। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो मिका क्या है पहले पता होना, मिका एक मिनरल है जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, ठीक है जी, एंड इसकी हीट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल तो हम इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, ठीक है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा मिका का इंडिया के अंदर, ठीक है। माइका कह सकते हैं इसको हम, या मिका कह सकते हैं। द मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस रीजन एंड प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, ठीक है जी। मेजर ऑयल फील्ड मेंशन्ड इन गुजरात इंक्लूडेड अनकालेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागम, कोसांबा एंड लुनेज आर एक्यूरेट। गुजरात इज द प्रोमिनेंट स्टेट इन इंडिया फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, ये आपको पता है, ठीक है। जितना भी ऑयल फील्ड है कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू इंडियाज ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। गुजरात एक क्रूशियल रीजन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्शन के लिए एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है कि जामनगर के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है पेट्रोलियम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आपको पता है यह चीज़। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि माइका वाइडली यूज है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटली में यूज़ किया जाता है, और गुजरात ये सारे ऑयल फील्ड्स देखने को मिलेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबंडेंस ऑफ द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है जी। अब आपको पूरा पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगी 46.1%, फिर सिलिकॉन देखने को मिलेगा 28.2%, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 100% हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, तो यही आपका सीक्वेंस हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ओके जी, चलिए जी 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात की जा रही है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग स्टेट,
एज अ स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन द कार्बन इनपुट। तो कौन कौन स्टेटमेंट सही है पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले पता होना चाहिए कि क्या है, न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा गया है, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल होती क्या है, जब न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट जो है उनका मूवमेंट होता है वेरियस कंपोनेंट का के थ्रू इन इकोसिस्टम, उसको न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, फॉस्फोरस साइकिल, सब कुछ है कि एक साइकिल होती है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से जाना जाता है। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज जियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है इसको, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा एटसेट्रा जो कि सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम के अंदर वेरी करते रहते हैं, सीजनल बेसिस भी करते हैं। अब देखो, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो है कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है जी, इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तीसरा स्टेटमेंट कि एटमॉस्फेयर इनपुट जो होता है फॉस्फोरस को थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट, ठीक है जी, कि जब फॉस्फोरस इनका इनपुट है, रेनफॉल जब होगा वो कार्बन से तो कम ही होगा। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस साइकिल थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट द कार्बन साइकिल, ठीक है। तो फॉस्फोरस इज सेडिमेंट्री इन नेचर एंड द कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल रहती है आपकी कार्बन की। ये समझना जरूरी है कि कार्बन की साइकिल जो है मेनली गैसियस साइकिल है, फॉस्फोरस की सेडिमेंट्री साइकिल मेनली होती है। तो ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आपके सामने था कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट गिवन टाइम रेफर टू एज अ स्टैंडिंग स्टेट, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंज्यूम होता है क्या यार, सीधी बात, मैंने क्या बताया था आपको कि कंज्यूम तो करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो रिलीज किया जाता है कि ना कि कंज्यूम किया जाता है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है था, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन कार्बन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल जो है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है, तो ये कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बन साइकिल की, कार्बन गैसियस साइकिल देखने को मिलेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन विल बी योर आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है जी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्योंकि हम इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे तो 10 वीडियो बनाएंगे लगातार, एक दिन में 2-3 वीडियो आती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख आपके सामने क्या है, 10वां क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि स्टेनोथर्मल एनिमल्स आर दोज एनिमल विच हैव एन एबिलिटी टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा है यूरीथर्मल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट ओनली सर्टेन टेम्परेचर। अब दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेनोथर्मल क्या होता है, यूरीथर्मल क्या होता है। देखो, यूरीथर्मल जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। एग्जाम्पल यूरीथर्मल एनिमल जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, शीप हो गया, मंकी हो गया, ग्रीन क्रैब हो गए, तो वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है जी। यूरीथर्मल एनिमल इनको कहा जाता है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे रहता है उनको स्टेनोथर्मल कहा जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आपका रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सैल्मन्स होते हैं, पेंगुइन होते हैं, पाइथन होता है, क्रोकोडाइल होता है, तो ये स्टेनोथर्मल होते हैं कि मतलब जिनके लिए, तो ये देखो स्टेनोथर्मल एनिमल्स दो एनिमल विच हैव एबिलिटी टू टॉलरेट वाइड रेंजेस, तो ये गलत है। और यूरीथर्मल जो कि एक ओनली सर्टेन टेम्परेचर पर रहते हैं, तो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है जी। यूरीथर्मल का कंसेप्ट ऊपर आना था, स्टेनोथर्मल का नीचे आना था, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट, मतलब नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, बिकॉज करेक्ट ही पूछा गया है, तो आंसर विल बी डी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन करेंगे लगातार, तो बने रहना वीडियो में। वीडियो को लाइक डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।